सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PGT इकोनॉमिक्स 2024 क्वेश्चन पेपर पार्ट 16 के बारे में। ऑलरेडी 15 पार्ट्स मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं 16 पार्ट से, जिसका पहला क्वेश्चन ये है दैट इज़ ड्यूरिंग रिसेशन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डैश एंड आउटपुट डैश। तो कह रहा है कि आपको पता है कि जब हम रिसेशन होता है, रिसेशन समझते हैं, यानी कि रिसेशन एंड देन वी हैव डिप्रेशन, यानी कि हमारा जो बिजनेस साइकिल का फेस है जहाँ पे बहुत लोअर पे होता है ना, जब ऐसा कुछ चल रहा होता है, ठीक है, रिसेशन एंड देन बिल्कुल लोएस्ट पे आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। तो रिसेशन में क्या होता है आपको यही बताना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, लोगों के पास क्या होता है, नौकरियाँ नहीं होती हैं। आउटपुट क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, आउटपुट रेट फॉल हो जाता है, लोगों के पास डिमांड नहीं होती, लोग डिमांड नहीं कर रहे होते क्योंकि उनके पास इनकम नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती है, जैसे कि आपने केस देखा था ड्यूरिंग द कोविड-19, ठीक है। सेकेंड है डैश इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो कोटा है, सिस्टमैटिक है, स्नोबॉल है, लेकिन लार्ज सैम्पलिंग नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। मैं आपको मतलब बता देती हूँ इन सबके। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, कोटा मतलब हम ना एक पर्टिकुलर कोटा फिक्स कर देते हैं जब भी हम सैम्पल बना लेते हैं। मान लीजिए आपने अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में सुना होगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या होता है कि बैंक्स बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आप 100 रुपये लोन दे रहे हैं तो उसमें से 40 रुपये जो है आप इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और बाकी का 60 रुपये का लोन है वो आप जिसको मर्जी चाहें उसको दे सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, कोटा फिक्स कर दिया। जैसे कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जॉब में देखते हैं कि कुछ माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको जो है क्या दिया जाता है, कोटास दिया जाता है, बस कुछ उसी तरीके से, ठीक है, कि हम चॉइस करेंगे। मान लीजिए जॉब में कितने लोग लगाने हैं, अगर 10 वैकेंसीज हैं मान लीजिए, उसमें से आपकी कुछ 5 जनरल की होगी और बाकी जो है अदर कास्ट के लिए हो गई, तो ये भी किस का एग्जाम्पल हो गया, एक कोटा सैम्पलिंग का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक का क्या मतलब होता है, सिस्टम से जो चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो सिस्टमैटिक में क्या होता है, वी हैव अ बाउल, ठीक है, बाउल ले लो, ठीक है, उसके अंदर आपने चिट्स डाल दी 1 to 10, ठीक है। इस चिट्स में से आप रैंडमली कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 5th आ गया, ठीक है, या 6th आ गया से, तो 6th आ गया तो 6 के बाद आप जो नेक्स्ट नंबर उठाएंगे, फर्स्ट तो रैंडम हो गया, उसके बाद सीक्वेंस से चलेंगे, से हमने कहा हर जो 10th इसके बाद जो नंबर आएगा उसको, तो 16, 26, 36, 46 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम चूज़ करेंगे। इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मेरे को पूछना है अबाउट नशा मुक्ति, कि मैं उससे रिलेटेड कुछ कर रही हूँ या ड्रग्स कंजप्शन से रिलेटेड कोई स्टडी कर रही हूँ। अब ऐसे तो मुझे नहीं पता चलेगा, ना कोई ऐसा डाटा होगा, या तो मैं नशा मुक्ति केंद्र वालों के पास चली जाऊँ, ठीक है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन मुझे मिला जो ड्रग्स लेता है, उसने बताया कि भाई मेरा एक फ्रेंड है वो भी लेता है, उसने आगे बता दिया कि भाई जी 2 और को जानता हूँ वो भी लेते हैं। तो इस तरीके से जो मुझे क्वेश्चंस करने हैं मैं इस तरीके से एक चेन बनाकर जो है पूछ सकती हूँ। इसी को बोलते हैं स्नो बॉल सैम्पलिंग। स्नो की बॉल जैसे रिड़ती बड़ी होती जाती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी जो सैंपल होता है जो कंडक्ट करते हैं वो बड़ा होता जाता है, ठीक है। आप सिमिलर एग्जांपल कैंसर का भी देख सकते हैं। मान लीजिए कैंसर की मुझे स्टडी करनी है तो हॉस्पिटल में चली जाऊँ, या एक बंदा जिसको ऑलरेडी कैंसर है उस पर्टिकुलर चीज़ का उसी ने किसी और का बता दिया कि भाई इसको भी है, फिर ऐसे ऐसे करके हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। लार्ज सैम्पलिंग जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। सिंपल रिग्रेशन मॉडल अजम्पशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएंस को क्या बोलते हैं, होमोसेडासिटी। और अगर कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है, मैंने बताया था वेरिएंस ऑफ UI अगर सिग्मा स्क्वायर आई के बराबर है तो हम क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोसेडासिटी, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है वेरिएंस, ठीक है, किसका, एरर टर्म का। ओके, नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू डैश इन द टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो y इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस यूटी। तो मैंने बताया कि हम x का अगर इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस चेक करना चाहते हैं तब हम टी टेस्ट को यूज़ करते हैं। उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूला है, तो 2 फॉर्मूलाज हम यूज़ करते हैं टी के लिए, ठीक है। जो तो उसमें हम कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं टी फॉलोज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दैट इज़ n-1, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 है ना, अब आप ये कह सकते हैं कि मैम हमने तो n-1 पढ़ा हुआ है, n-k नहीं पढ़ा हुआ। तो बच्चे ये बात याद रखना कि ये जो k है यहाँ पर वो किसको शो करता है, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स। अब नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरसेप्ट, ठीक है।
उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर n-1 लिखा हो या n-k लिखा हो, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। ये दोनों ही आपकी स्टेटमेंट दोनों ही आंसर्स क्या बन जाते हैं, इस केस में करेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में से कोई भी आंसर अगर होता है, n-1 होता तो भी वो आपका करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट है, इन द क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ। ये सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे क्या होगा। उसके बाद है एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी जो है। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरीज में हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ तब आएगा जब कोई भी कंट्री अपनी सेविंग रेट को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि सेविंग करेगी तो इन्वेस्टमेंट होगा तो डिमांड होगी तो प्रोडक्शन होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी इकॉनमी की जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और वेलफेयर होगा। यही बात वो कहना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज देयर सेविंग रेट्स। 157 बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसलिए छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है, द न्यूमैन पियर्सन लेमा प्रोवाइड्स द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग डैश नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट डैश ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो देखो, ये हमने नल हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा हुआ है, ऑल्टरनेट के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा होगा क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू। तो पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, न्यूमैन पियर्सन लेमा है क्या। तो देखिए, न्यूमैन पियर्सन लेमा क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपको पता है दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल और एक होता है ऑल्टरनेट। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेट कहता है नहीं, जो आप कह रहे हैं उससे डिफरेंट है रिजल्ट, ठीक है। ये होता है हमारा नल और ऑल्टरनेट, ठीक है। अब जो ये लेमा है ये कहता है कि हाउ टू डिसाइड। तो ये जो लेमा है बच्चे, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, दैट इज़ नल और ऑल्टरनेट में से, ठीक है। यूजिंग द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट होता है एक, वो बता देती हूँ क्या होता है। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है, देयर इज़ अ सिंबल लाइक दिस, ठीक है, जो कि बताता है, ये फॉर्मूला है अगर आप लिखना चाहें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का, दैट इज़ H1 डाटा, ठीक है। कहता है अगर ये चीज़ जो है, ये वैसे बेसिकली नॉट ट्रायंगल, ये कुछ इस तरीके से है आपका सिंबल, दैट इज, ठीक है। अगर ये लार्ज होता है, अगर इसकी वैल्यू लार्ज आएगी तो हमारा डाटा जो है वो किसको सपोर्ट करेगा, H0 को सपोर्ट करेगा, दैट इज इट विल सपोर्ट H0। और अगर ये स्मॉल होता है तो क्या होगा, डाटा सपोर्ट करेगा H1 को। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये लार्ज होगा यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा तभी ये किसको सपोर्ट करेगा, H0 को। और जब ये स्मॉल होगा यानी कि ये नीचे वाला स्मॉल होगा तब ये वैल्यू लार्ज होगी, तो इसका मतलब अगर स्मॉल होगा तो किसको सपोर्ट करेगा, H1 को सपोर्ट करेगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो कहता है कि H0 को हम रिजेक्ट करते हैं जब ये वैल्यू क्या होती है, टू स्मॉल होती है, यानी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, ये लेमा क्या बताता है, ये बताता है कि हमें H0 चूज़ करना है या HA चूज़ करना है, यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस चूज़ करना है यूजिंग द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो है वो बेस्ट क्रिटिकल रीजन बताता है फॉर टेस्टिंग द कंपोजिट, इसका आंसर आएगा कंपोजिट नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट द सिंपल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी कंपोजिट नल हाइपोथेसिस क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। कंपोजिट नल हाइपोथेसिस क्या होता है, समटाइम्स अभी तक मोस्टली आपने जब नल हाइपोथेसिस पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा, नल हाइपोथेसिस हम कैसे लेते हैं, दैट इज जो भी वेरिएबल है से बीटा इक्वल्स टू 0, और ऑल्टरनेट लेते हैं या तो बीटा ग्रेटर देन 0, बीटा लेस देन 0 या फिर बीटा नॉट इक्वल्स टू 0। अब मान लीजिए किसी उसमें आपको लेना है बीटा ग्रेटर देन 0 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो आप नल क्या बना सकते हैं, तो नल हाइपोथेसिस हम ऐसा भी बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड आर नल हाइपोथेसिस इन द केस ऑफ दिस, और इसी को हम बोलते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, कंपोजिट हाइपोथेसिस। और ये क्या हो गया, हमारा सिंपल हो गया, जिसमें हम एक ही सिंबल को लेके चल रहे हैं, जिसमें दो हैं वो हो गया कंपोजिट। तो कहता है कि लेमा जो है वो आपको तब हेल्प करता है जब आपका नल हाइपोथेसिस कंपोजिट हो, ऑल्टरनेट सिंपल हो, तब वो आपको हेल्प करता है डिसीजन लेने में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है आप दूसरे मेथड से नहीं कर सकते, इसी मेथड से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द बेस्ट मेथड टू एस्टिमेट द क्योक मॉडल। क्योक मॉडल क्या होते हैं, कैसे मॉडल्स होते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग्स को यूज़ करते हैं, यानी कि लैग को जब हम इंक्लूड करते हैं हमारे मॉडल में। लैग क्या होता है, जैसे मान लीजिए दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी और xt-1, ठीक है। अभी क्योक मॉडल पूरा पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, जिसमें हम ये अपना भी और जो आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों के लैग्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसे मॉडल्स को हम बोलते हैं क्योक में वो यूज़ होते हैं। तो कह रहे हैं इसको एस्टिमेट करने के लिए बेस्ट मेथड क्या है, तो उसका बेस्ट मेथड है इंस्ट्रूमेंट वेरिएबल मेथड, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेज डायग्राम इज करेक्ट।
ओके तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि फेज डायग्राम्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड पूछ रहा है। तो पहले आपको फेज डायग्राम क्या होता है वो पता होगा, तभी तो आप आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो पहले आप देखिए कि फेज डायग्राम क्या है। एक ग्राफिकल टूल है इकोनॉमिक्स में जो जिसको हम यूज़ करते हैं, मैथ्स में यूज़ करते हैं, जो कि ये दिखाता है कि कैसे एक वेरिएबल्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं ओवर द टाइम, कैसे इंक्रीज हो रहे हैं और अपने इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो हम स्टेडी स्टेट्स पढ़ते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, कन्वर्जेंस, डाइवर्जन, ऑसिलेशन, ये सब चीज़ें बताता है कि कैसे ये सारी इक्विलिब्रियम को हम जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। वी यूज़ अ लाइन ऑफ स्लोप, आई डोंट नो ये क्या है, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन टू हेल्प अस सी हाउ द टाइम पाथ विल इवॉल्व। नहीं, तो ये सही नहीं है। वी कैन यूज़ फेज डायग्राम टू डिफाइन द टाइप ऑफ इक्विलिब्रेशन प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम सोल्यूशन। अभी बताया इक्विलिब्रियम प्रोसेस कैसे हम इक्विलिब्रियम से पहुंच रहे हैं, यानी कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या हो गया, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, ऑसिलेशंस है, ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं। ठीक है, सोल्यूशन में क्या हो गया कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये बता देता है। और दूसरा है प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्रोसेस में हो जाएगा कि कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है या ऑसिलेशन है। तो ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। इन फेज डायग्राम वी प्लॉट वाई टी अगेंस्ट वाई टी -1। नो, हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, हमारा सोलो मॉडल पढ़ा होगा। तो आप देखते हैं कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं और उसका रेट ऑफ ग्रोथ लेते हैं। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द वेरिएबल लेते हैं तो एज अ फंक्शन, फिर हम देखते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जनरली ये इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है ग्राफिकल, वो मैं आपको कराऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि हम रेट ऑफ ग्रोथ और उसका डेरिवेटिव जो है उसको लेके चलते हैं, रेट ऑफ चेंज को लेके चलते हैं डायग्राम में। और नेक्स्ट है द फेज लाइंस कैन नॉट आंसर ऑल द क्वेश्चंस अबाउट द इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अभी बताया ये सबको आंसर कर लेता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, और ये मेरे को नहीं श्योर है ये क्या है इन्होंने, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी बाकी फेज डायग्राम्स के बारे में आगे 2 क्वेश्चंस और हैं, फिर मैं आपको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।